नमस्कार छात्रों आज मैं आपको क्लास 9th का क्षितिज भाग 1 का पहला पाठ दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इसके जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न अभ्यास हैं उनको अर्थ सहित समझते हैं। चलो शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। जो कैदी बना रखे थे वहाँ पर पशु कांजी हाउस में, तो उनके अटेंडेंस क्यों ली जाती होगी। तो उत्तर के माध्यम से जानते हैं। कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। क्या था कांजी हाउस छात्रों? पशुओं की जेल। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। वो दूसरों के खेतों में जाकर आवारा जो लोगों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं उनको बोलते हैं आवारा। और पालतू जो घरों में बांधे जाते हैं उनको पालतू बोलते हैं। तो ये आवारा पशु थे और वो लोगों के खेतों में घुसकर क्या करते थे? फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का ये दायित्व होता था। दायित्व उसका ये फर्ज होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। जो अटेंडेंस इसीलिए ली जाती थी कांजी हाउस में कि कोई पशु जो है वह वहाँ से भाग ना गया हो। जब भाग ना जाता हो तो लोगों की फसल नष्ट करेगा वो। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। उमड़ उसके दिल में क्यों प्रेम भर गया। उसके दिल में प्रेम की भावना क्यों उत्पन्न हुई थी छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति। तो छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। अब क्या होता है कि जब किसी को कोई कठिनाई का छात्रों सामना हो जाता है ना, तो वो बंदा जो अंदर से होता है थोड़ा सा भावुक हो जाता है। तो उस छोटी बच्ची की माँ जो थी मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। यही पोजीशन थी कि उन्हें दिन भर खेत में जोतता गया जो था वह उन्हें खेत में जोतता मारता पीटता। उनका मालिक जो गया था वह उनको खेत में हल चलाता था उनके द्वारा और उनको मारता था पीटता था। और शाम को क्या करता था कि सूखा भूसा वो तिनके डाल देता था सूखे हुए। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति जो है उस और बैलों की स्थिति एक जैसी है। छोटी बच्ची को ऐसे लग रहा था कि जो बैलों की पोजीशन है ना, वही मेरी भी पोजीशन है, वैसी ही इनकी है। उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। उनके प्रति जो अन्याय हो रहा था कि उनसे काम तो लिया जा रहा था और उनको खाने में क्या दिया जा रहा था? सूखा भूसा। तो इसी को देखते हुए छोटी बच्ची ने अपने साथ कंपैरिजन किया कि मेरी भी वही स्थिति है, क्योंकि एक सौतेली माँ उसके साथ भी बुरा व्यवहार करती होगी। तो उसके मन में इसीलिए बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो नीति विषयक बातें जो हमें कुछ शिक्षा छोड़ जाती हैं और नीति सिखाती हैं, नीति की बातें कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बैलों के माध्यम से हमने क्या क्या अच्छी बातें जो हैं वो सीखी हैं। उसमें कहानी में उभर कर हमारे सामने आई हैं। तो यही बताना है कि इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। अच्छी बातें जो हैं वह नीतिपरक बातें जो होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए वह बातें यहाँ पर हमारे सामने आई हैं। तो सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। यहाँ पर बताया गया है कि अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए हमें बिल्कुल सरल और सीधा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि उसमें के सब कुछ होना चाहिए, उसमें फेस करने की भावना भी होनी चाहिए। कोई कठिनाई आन पड़े तो उसका सामना करना चाहिए डट के। बहुत सीधे इंसान को तो मूर्ख या गधा कहा जाता है। मीन अगर कोई आदमी जो है या इंसान है वो उन्हीं के कहे के अनुसार चलता रहे और गलत भी होता रहे तो भी सहन करता रहे और आवाज़ ना उठाए, तो उसका इंसान क्या बोलता है कि ये मूर्ख है या गधा है, इसको बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इतने सीधे भी नहीं बनना है दुनिया में, चुस्त चालाक बनकर जीवन व्यतीत करना है। इसीलिए मनुष्यों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जो हमारे राइट्स हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जैसे आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। मीन आज़ाद जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था तो उस समय पता नहीं कितने ही लोगों के मन में ये मूल्य उमड़ आया कि उनको आज़ादी चाहिए। तो उन्होंने कितनों ने ही उनके प्राण त्याग दिए थे, जो कि हम स्वतंत्र जीवन उनकी बदौलत ही जी रहे हैं। इसे पाने के लिए मनुष्यों को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। मीन हमें खिलाफ बोलना चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो। ठीक है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। मीन उसको जो भी जितने भी अमीर हैं लोग या गरीब हैं लोग, उन सभी को मिलकर उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, उनको राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। यही बताया गया है बैलों के माध्यम से इस कहानी में। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पर बताना है कि जो हमारे नेचर में ही विशेषताएं होती हैं उनको उनके प्रति प्रेमचंद जी ने कैसे उनको बताया है, कैसे नए अर्थ की ओर संकेत किया है। आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि गधा जो है सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। छात्रों जो एज होता है ना, गधा होता है ना, वो सबसे बुद्धिहीन प्राणी होता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं ना तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। मीन वो रूढ़ हो गया है, रूढ़िवादी हो गया। मूर्ख अगर कहोगे तो गधे के समान माना जाता है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता है अपने स्वभाव से। पर गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों के से कम नहीं है। गधा जो है, गधे की जो तुलना की गई वह ऋषि मुनियों से की गई है, क्योंकि ऋषि मुनि जो लोग होते हैं वह ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाते हैं और संतुष्ट जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार ये गधे की गुणों को भी उन्होंने ऐसे मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है ऋषि मुनियों के जैसा। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब कथा तो आपने पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। तो उस किन किन बातों से, किन घटनाओं से आपको पता चला कि उनकी दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। तो ये कुछ घटनाएं, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। तो पहली घटना क्या हुई थी कहानी में कि दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे। मीन एक साथ ही हल चलाया जाता था उनका। तो ये कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए। मीन वो दूसरे को प्रोटेक्शन देता था। मीन उनकी हेल्प करता था कि उसके कंधे पर ना ज़्यादा भार हो, एक दूसरे की सोचते थे वो। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा ना गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा ना गया। जब हीरा को मारा था गया ने नाक पर डंडा, तो उससे उसका कष्ट नहीं देखा गया और वह सब कुछ लेकर भाग गया। तीसरी घटना, जब
मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे, तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। एक दूसरे को सींग ऐसे, कई बार आपने पशुओं को देखा होगा कि सींग मार मार कर ऐसे ठेलते हैं, तो धकेलते हैं, पुश करते हैं। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। अब उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। एकदम से वो पीछे हट गया, तो उसने जैसे दुश्मनी में बदलने वाली थी दोस्ती, उसने दोस्ती में बदल दिया उसको। चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय बहुत बड़ा जो सांड आकर खड़ा हुआ, तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरी उसकी देह में नुकीले सींग चुभा देता। एक जो था वह उस चोट कर रहा था, दूसरा जो था सींगों से ही प्रहार कर रहा था उस पर, सांड पर। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने डटकर मुकाबला किया और सांड जो था वह जमीन पर गिर पड़ा। पांचवी घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। जब मोती मटर के खेत में गया था और मटर खाते पकड़ा गया, तो हीरा उसे धकेलना अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। उसने सोचा कि मेरा दोस्त जो है बस संकट में है, विपत्ति में है, तो वहाँ से वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। दोनों पकड़े गए। उसके दिमाग में आया कि वो पकड़ा जाएगा, तो वह भी वहीं आ गया, तो उसको भी पकड़ा गया, दोनों को पकड़ लिया गया। छठी घटना, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। तो ये थी 6 घटनाएं कहानी में, जिनसे कि हमें पता चलता है कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और हेल्प करते थे। तो छात्रों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, उनकी भी विपत्ति के समय में साथ देना चाहिए, संकट के समय में साथ देना चाहिए। लेकिन औरत जात, अब प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब उसने तो संकेत बिंदु खड़े किए हैं ना प्रेमचंद जी ने कहानी में, तो उन्हीं के थ्रू उसने क्या किया है कि स्त्री के प्रति भी प्रेमचंद के जो दृष्टिकोण था, नज़रिया था, उनको स्पष्ट किया है। तो देखते हैं कि कैसे किया। लेकिन औरत जात, अब मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। वे बैलों के माध्यम से ही बोल रहे हैं, लिख तो सारा प्रेमचंद जी रहे ना, तो वो बैलों के माध्यम से ही बता रहे हैं। हीरा की इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका को निर्वहन करती है, अपनी भूमिका निभाती है। अब नारी जो है वुमेन, वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि आपने अपने घरों में भी देखा होगा, मम्मी जो है खाना बनाती है तो सबसे पहले वो अपने परिवार को खिलाती है, सबसे बाद में खाती है, चाहे उसके लिए कुछ बचे या ना बचे। तो ऐसी भावनाएं जो हैं, हमें पता चलता है कि हम एक दूसरे के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं, तो उससे उसकी गरिमा कम नहीं होती, उसकी जो अपनी स्वाभिमान है वो कम नहीं होता क्रोध आने पर भी, परंतु और ना उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेकिन लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है, उनको रिस्पेक्ट देता है। उसने ये भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं, तो मनुष्यों को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने पशुओं के माध्यम से ये सिखा दिया है हम मनुष्यों को कि अगर पशु एक वुमेन का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। पशुओं के माध्यम से ही उन्होंने ये बात बता दी है, उनके दिल में सम्मान है स्त्रियों के प्रति, वुमेन के प्रति। किसान जीवन वाले समाज में पशु
और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। अब सारा कहानी को जो है पशुओं के माध्यम से ही मनुष्यों के जीवन के रूप में व्यक्त किया है ना। तो आइए जानते हैं उत्तर के माध्यम से कैसे उन्होंने व्यक्त किया। किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। मीन आत्मा से जुड़े होते हैं। पशुओं की देखभाल आदमी करते हैं और आदमियों की देखभाल भी पालतू पशु कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हम घरों में पालतू एनिमल रखते हैं तो वो हमारी भी सुरक्षा करते हैं ना। तो हमें उनकी करनी चाहिए। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी दूसरा करैक्टर आ गया। अब हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। झूरी जिसका जो उसका अपना मालिक था, वह उन दोनों बैलों को कैसे रखता था कि अपने बच्चों की तरह रखता था। हीरा और मोती को तो उनसे बहुत ही प्यार करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे थे, हीरा मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था, परंतु जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ गए खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। कई बार हमने अपनी रियल ज़िंदगी में भी देखा होगा कि हम कोई पशु रखते हैं और उसको अगर किसी कारणवश किसी दूसरे के पास भेजना पड़ता है, परंतु पशु जो है वो वापस उसी घर में वापस आ जाता है। देखा गया है अक्सर जीवन में ऐसा होते हुए, परंतु जो बेचता है वो मजबूरी में बेचता है। ठीक है छात्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये इतना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। इतना तो हो ही गया था। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि किसान 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अब उसकी करैक्टरिस्टिक्स बतानी है। उसने ये बात कही तो उसके बारे में, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मीन वो तो हमें आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग देंगे। मोती के इस कथन से पता चला कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। मीन दूसरों की सोचने वाला, दूसरों के लिए दिल रखने वाला। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप में भी दर्शाता भी है। मीन वो मन में नहीं है उसके व्यवहार, कई लोगों के मन में ही होती है और व्यवहार में नहीं लाते हैं, करनी में नहीं लाते हैं। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जो है जान अवश्य बचाएंगे। अब उसको मोती को विश्वास है, आशावादी भी है उसको दिशा, क्योंकि हमें जीवन में आशावादी होना चाहिए कि कोई ना कोई तो हम किसी की अगर जान बचा रहे हैं तो कल को हमारी भी कोई ना कोई जान बचाएगा, हमारी भी कोई मदद करेगा, कि दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे कि जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मीन मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ तो मानता है, परंतु दावे बहुत करता है, परंतु वो अपनी करनी में नहीं लाता, वो उससे वंचित है। मीन वो खाली है उससे। हीरा जो था, अब उत्तर के माध्यम से जानते हैं। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वो दूसरे के मन के विचारों को भी जान ले। जो हमारे साथ में परिवार में सदस्य रहते हैं, कई बार हमने देखा है कि
एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं लोग आजकल कि वो ठीक है या नहीं, है ना। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं, तो बाहर से आते हैं तो जो घर में रहता है सदस्य उसकी तरफ भी तो देखना चाहिए ना कि वो आज तंदुरुस्त है, या पूछना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो तंदुरुस्त है या नहीं। हमें चेहरे से भी पहचान जाना चाहिए इन सब बातों को, क्योंकि हम तो हमेशा साथ में रहते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि आज किसकी सेहत ठीक है या नहीं है, हमें उनका साथ देना चाहिए। हाल चाल पूछते रहने से आदमी लंबी आयु जीता है और सोचता है कि ये भी मेरे बारे में सोचते हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मीन दोनों मिल बांट कर जब खाते थे ना, तो वो अच्छा लगता है, चाहे चीज़ कम ही हो, परंतु प्यार से जो है एक दूसरे का मन भर जाता है कि एक दूसरे के बारे में आप जब सोचना शुरू करेंगे ना, तो बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे और खुशीपूर्वक परिवार में रह पाएंगे। तो इनके स्पष्ट करते हैं उत्तर के माध्यम से। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। उन गया ने क्या किया, उनके साथ जो था अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए वे उससे दुखी थे, क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी डाल दी। उस रोटी से उनका पेट नहीं भर सकता था, परंतु बच्चे के मन में दया थी ना, उसको प्रेम आ रहा था। पर बच्चा क्या जाने कि कितना खाते हैं, तो उसने जितना उससे बनता कि एक रोटी उसने डाल दी। तो परंतु उसे खाकर उनका हृदय तृप्त हो गया, मीन शांत हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। मीन हर कोई, चाहे वो पशु है चाहे वो आदमी है, क्या चाहता है, 2 वक्त की रोटी के साथ साथ थोड़ा सा प्रेम, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों से कोई ज़्यादा भर नहीं जाता है। उसको अगर कम दो और साथ में स्नेहपूर्वक देंगे ना, तो छात्रों उस आपको भी संतुष्टि मिलेगी और वो व्यक्ति भी संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। गया, प्रश्न नंबर 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों दिया था, क्यों दिया था सूखा भूसा उन्हें? आपने इन ऑप्शनों में से ये ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन लिखना है। आप तो पढ़िए एक बार। गया प्राय, पहला ऑप्शन है कि गया प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, तो दिया था उसने। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, तो दिया था उसने सूखा भूसा बैलों को। या फिर वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो उत्तर है, सही उत्तर है, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। किससे दुखी था? उनके व्यवहार से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। बस इतना ही काफ़ी है। प्रश्न नंबर 11। बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ ही भी वाक्य में। ये ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ये जोर दे रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं छात्रों? निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। ही और भी कैसे वाक्य शब्द हैं ये? निपात। निपात। अब हम देखते हैं कहानी में ऐसे और कौन से शब्द लाइनें पंक्तियाँ आई हैं। उत्तर ही। निपात वह शब्द होते हैं जो बलपूर्वक बोले जाते हैं। दोनों साथ उठते, ही वाले पढ़ते हैं पहले। दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। मीन जो लग रहा है साथ ही बैठते थे। एक ही, दूसरा है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। मीन मेरी ही गर्दन पर रहे, जो भी भार है, जो भी वजन है, वह मेरी ही गर्दन पर रहे।
यही उनका आधार था। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता तो ही जो है वह बलपूर्वक बोला जा रहा है, इसलिए निपात है। भी वाले कुछ वाक्य, कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता, इसमें भी का यूज हुआ। उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी ना दिखाई देती। उसके चेहरे पर क्या था? संतोष की, असंतोष मीन एक संतोष होता है और एक संतुष्ट व्यक्ति होता है और एक असंतुष्ट होता है। तो उसके चेहरे पर असंतोष की कोई भी छाया नहीं दिखाई देती थी। गधे का एक छोटा भाई और भी है, एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता। भी कभी कभी अड़ियल बैल भी, नजर आ रहा है ना भी कहाँ लगा है, देखने में आता है। तो ऐसे भी का प्रयोग हुआ है। निपात वर्ड है, ये निपात शब्द है। प्रश्न नंबर 12, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांट कर उसके भी भेद लिखिए। अब एक वाक्य में कुछ उपवाक्य भी होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं हमारे, कितने भाग रचना के आधार पर कितने भेद हैं, ये आपको व्याकरण में आपने पढ़े होंगे कि कितने भेद हैं। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, कितने हैं? 3 भेद हैं। तो यहाँ पर दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चल उठे, चेत उठे मीन जाग उठे, मरे हुए जानवर भी जाग उठे। अब यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है और कौन सा प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कि भेद है। मिश्र वाक्य मीन कौन से इस वाक्य में कौन सा भेद है वाक्य का, और उपवाक्य बताना है कि कौन सा है और भेद बताना है। तो यहाँ पर वाक्य भेद है जो मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ हुए हैं कि दो सेंटेंस को मिला रहा है तो उसको मिश्र वाक्य बोलते हैं। दो वाक्यों को बुला रहा है ना। दीवार का गिरना था, अब गिरना था, अभी बात उसकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आगे क्या हुआ, अभी हमें एक्साइटपन है कि आगे क्या हुआ होगा। तो था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर डिपेंड है तो इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। उपवाक्य, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। अब ये उपवाक्य है, यहाँ पर जो अधमरे से पड़े हुए थे जानवर वह भी जाग उठे। भेद कौन सा है यहाँ पर? संज्ञा। और उपवाक्य में कौन सा भेद है? संज्ञा। संज्ञा का प्रयोग संज्ञा भेद उपवाक्य है। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। अब इस वाक्य में बताना है कि कहाँ वाक्य भेद है और कहाँ उपवाक्य है और कहाँ क्या प्रयोग हुआ है। तो छात्रों, वाक्य भेद है यहाँ मिश्र वाक्य मीन सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी। इसकी पहचान क्या है? यहाँ पर अभी बात खत्म नहीं हुई है और शब्द का यूज हुआ है तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अलग अलग वाक्य बनाना हो तो वह नहीं बनेगा, एक पहले वाक्य पर दूसरे बातें जो है डिपेंड हैं, तो इसलिए यहाँ मिश्र वाक्य है। उपवाक्य, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर मीन उसकी जो मुद्रा थी, जो देखने कंडीशन थी वो कठोर थी। भेद कौन था यहाँ? विशेषण उपवाक्य, यहाँ विशेषता बताई गई है। कठोर शब्द आया है, अत्यंत कठोर, तो उसकी मुद्रा की विशेषता बताई गई है तो विशेषण उपवाक्य है। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। हीरा ने क्या कहा कि इस वाक्य में बताना है आपको भेद, वाक्य भेद कौन सा है और वो क्या है। यहाँ भी क्या है? वाक्य भेद मिश्र वाक्य है।
हीरा ने कहा। अब क्या कहा वो आपको नहीं पता चला ना, आगे पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना कि क्या कहा। तो इसलिए ये मिश्र वाक्य है। उपवाक्य, गया के घर से नाहक भागे। यहाँ पर उपवाक्य क्या है? गया के घर से नाहक भागे। भेद संज्ञा उपवाक्य, नाम आया है तो इसलिए संज्ञा उपवाक्य है। गया के घर से। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। इस वाक्य में क्या है? कौन सा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है, क्योंकि मैं बेचूंगा, क्या बेचूंगा पता नहीं, तो ही बिकेंगे। तो यहाँ भी वाक्य भेद कौन सा है? मिश्र वाक्य। उपवाक्य बिकेंगे। भेद कौन सा? क्रिया विशेषण, बेचना, बिकेंगे, क्रिया हो रही है ना, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे ना छोड़ता। अब यहाँ भी तो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये भी मिश्र वाक्य है। और उपवाक्य तो बे मारे ना छोड़ता, मारे ना छोड़ता। भेद कौन सा है? छोड़ना, क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है उपवाक्य, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 13, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनके प्रयोग वाक्यों में कीजिए। आप वाक्य अपने मन से भी बना सकते हैं। जी तोड़ में काम करना मीन बहुत मेहनत करना। वाक्य है भारतीय श्रमिक जो होते हैं, मजदूर होते हैं, लेबर जो है, जी तोड़ कर काम करते हैं। जो भारतीय श्रमिक हैं वो जी तोड़ कर काम करते हैं मीन बहुत मेहनत करते हैं। गम खा जाना मीन किसी बात का सदमा लगना। भारत के मजदूर इतने स्वाभिमानी हैं कि वे गम खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? गम खा जाते हैं मीन वो दुखों को खा जाते हैं, गम खा जाना। हाय तौबा नहीं मचाते मीन वो ज़्यादा शोर नहीं मचाते, हाय तौबा नहीं करते, चुपचाप अपने गमों को खा जाते हैं मीन चुप रह जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब कोई ईंट का जवाब पत्थर से देना, वे तो आपको पता ही है, अब 9th क्लास में है तो पढ़ते पढ़ते तो आदत पड़ जाती है अर्थ। ये दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ठीक है। दांतों पसीना आना, दांतों पसीना आना, अब ये भी मेहनत से संबंधित है। वाक्य क्रिकेट के मैदान से कुत्ते को बाहर खदेड़ने में माली को दांतों पसीना आ गया मीन बहुत भगदड़ करनी पड़ी तभी कुत्ता जो है बाहर निकला स्टेडियम से। क्रिकेट के मैदान से कुत्ते को बाहर खदेड़ने में मालिक को दांतों पसीना आ गया, बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको बाहर निकालने में। कसर उठाना, कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़नी मीन कुछ मालिक के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठा रखते मीन कोई कमी नहीं रखनी है, कोई काम इतने ढंग से करना है कि उसमें कोई कमी ना नज़र आए, उसको बोलते हैं कसर उठाना। तो वाक्य आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ये था हमारा 9th क्लास का हिंदी क्षितिज का पहला पाठ के प्रश्नाभ्यास। अगर आपको ये मेरा छोटा प्रयास अच्छा लगा है समझाने का तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।